Hi everyone, welcome to Unacademy. So we are with this next set of polity MCQs for your prelims 2023. I hope आपको जो questions आप अभी कर रहे हो आपको अच्छे लग रहे हो. Let's move forward with the next set of questions. 2023 को ध्यान में रखते हुए questions हैं, वो topics हैं जो न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहे हैं. So आप क्या कर सकते हो कि आप वीडियो देखो, जब क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करो, गिव योर आंसर एंड देन गो विद द एक्सप्लेनेशन. ठीक है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स. अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के लिए. एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10. अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं तो फिलहाल प्लस पर एक कोर्स चल रहा है पॉलिटी का, जहां पर मैं प्रिलिम्स विद पाथफाइंडर का क्रैश कोर्स है ये, जहां पर मैं पॉलिटी आपको करा रही हूँ. इफ यू वांट टू ज्वाइन इट, आप सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके ND Live 10. अनअकैडमी ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट यू कैन सी ईयर आफ्टर ईयर. एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, अगर आप इस साल, अगले साल या उससे अगले साल एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल या उससे ऊपर के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर यू गेटिंग अप टू 43% ऑफ डिस्काउंट. एंड साथ में आपको मिल रहा है क्यूईपी इज बेसिकली क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम, जहां पर 45 डेज प्लस के लिए आपको अन अकेडमी सेंटर्स पर अकोमोडेशन एक्सेट्रा की सभी फैसिलिटीज देते हुए मेंस की तैयारी कराई जाएगी. ये सभी 12 महीने या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन वाले लर्नर्स के लिए अवेलेबल होगा. अगर आप अगले साल के 2024 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा फ्लैट 25% का डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शन पर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ये ऑफर है. 31 तारीख को खत्म हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड ND Live 10 टू एनरोल फॉर द सेम. बेनिफिट क्या है मेरे कोड का? एक तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है मेरे कोड से, दूसरा आई विल बी देयर टू गाइड यू एंड हेल्प यू with all your queries and confusions regarding the preparation. ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए हैं, वहां पर आप कॉल करके बात कर सकते हो. आपको सिर्फ मेरा कोड उनको बताना है, देन यू कैन कनेक्ट विद द टीम टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज. द कोड इज ND Live 10. डोंट फॉरगेट दिस. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. Which one of the following amendments empowered the president to send back the advice of cabinet for reconsideration? 39th, 48th, 42nd, 44th. तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान था कि एक बार बेसिकली एडवाइस किया जा सकता है, एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा सकता है एडवाइस को. ठीक है, जो भी कैबिनेट ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने राष्ट्रपति को दी है, उसके बाद इसको बदल दिया गया था, संशोधित कर दिया गया था एक अमेंडमेंट से, जिसमें कहा था कि रिकंसिडर हो ही नहीं सकती है एडवाइस, कोई रिकंसिडरेशन नहीं होगा. लेकिन फिर से इसको इसके वापस ओरिजिनल स्टेट में पहुंचाया गया, जहां पर यह कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं जो भी सलाह दी गई है काउंसिल के द्वारा. कौन से अमेंडमेंट से ये किया गया आपको बताना है. तो आंसर इज दी 44th अमेंडमेंट एक्ट. सो ओरिजिनली देयर वाज अ प्रोविजन जहां पर रिकंसिडरेशन का प्रोविजन था. ठीक है. आर्टिकल 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस, एड एंड एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को इन ऑल दी मैटर्स. ये प्रोविजन था रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं राष्ट्रपति. 42वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया. फिर से 44वें संविधान संशोधन से इसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाया गया, जहां पे रिकंसिडरेशन एक बार किया जा सकता है, भेजा जा सकता है. Consider the following statements about motion of thanks. It is addressed by the leader of the house. The motion is put to vote in both houses of the parliament. It is addressed at the beginning of every new session of the parliament. कौन सा statement incorrect है बताना है आपको. 1 1 2 2 3 1 3 1 2 3. Read the question. हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, then answer. So the answer is C. C means 1 and 3 are correct. पहला statement इसको leader of the house address करते हैं और ये बिगिनिंग में किया जाता है सभी सभी नए सत्रों के. ठीक है. यहां मैं आपको बता दूं कि जो पहला सेशन होता है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, नए जनरल इलेक्शन के समय के बाद का जो पहला सेशन होता है, और पहला सेशन जो होता है साल का, फिस्कल ईयर का, इसको एड्रेस किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. इस एड्रेस में प्रेसिडेंट आउटलाइन करते हैं जो भी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं सरकार के प्रीसीडिंग ईयर्स में, जो आने वाले साल हैं. ये एड्रेस जो है प्रेसिडेंट का, इसको डिस्कस किया जाता है दोनों सदनों में ऑन अ मोशन कॉल्ड द मोशन ऑफ थैंक्स. और इसके बाद, इस डिस्कशन के बाद मोशन इज पुट टू वोट. द मोशन मस्ट बी पास्ड बाय द हाउस, अदरवाइज इट अमाउंट टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट. Which of the following bodies have the leader of opposition in Rajya Sabha in their appointment committees? The National Human Rights Commission, the Central Vigilance Commission, the Central Information Commission, CEO of Niti Aayog. अपॉइंटमेंट जब होता है तो अपॉइंटमेंट कमेटी में इनमें से कौन सी इस कमेटी के सिलेक्शन के लिए ऑपोजिशन के लीडर भी एक मेंबर होते हैं? आंसर इज
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1993 अंडर द लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडीज होती हैं? जो पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ लाया जाता है उसके अंतर्गत जिनका गठन किया जाता है, नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो इस एक्ट के अंडर ये बॉडी गठित की गई थी, इसीलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये पार्लियामेंट का एक्ट था, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी होती हैं? जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आती है, यानी पार्लियामेंट से प्रूव नहीं होती वो एक्ट, वो सरकार के ऑर्डर से क्रिएट की जाती है, जैसे नीति आयोग हम कह सकते हैं। The chairman and members are appointed by the president on recommendation of 6-member committee। 6 मेंबर कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर आर अ पार्ट ऑफ दिस कमिटी, जो कि सिलेक्शन के लिए बताती है। नोटा वोटिंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल इन, जो नोटा का विकल्प है वोटिंग के समय पर, वो किस किस में, कौन से इलेक्शंस में लागू होता है, एप्लीकेबल होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। क्या इसका सही आंसर होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नोटा नन ऑफ द अबव कहां पर आएगा? आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन में ही तो हम ऐसा कर सकते हैं। जब डायरेक्ट इलेक्शन के लिए हम जाके वोट डालते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शन में हम कब वोट डालते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के इलेक्शन के लिए और लोकसभा के इलेक्शन के लिए। राज्यसभा के इलेक्शन या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जहां पर नोटा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। Consider the following statement regarding the preamble of Indian Constitution. The original preamble adopted by the Constituent Assembly in 1949 declared India a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Very, very important question. Please ध्यान से पढ़िएगा. Preamble states the objects of the Constitution and acts as an aid during the interpretation of articles in the Constitution. The 42nd Amendment of the Constitution changed unity of the nation to unity and integrity of the nation. कौन सा statement यहाँ पर correct है बताना है हमको। तो द आंसर इज सी, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। यूनिटी की जगह, यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आ गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्दों को जोड़ा गया था, विच वर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अगर आप पहली वाले स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें दिया हुआ है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नहीं, जब ये अडॉप्ट किया गया था सॉवरेन और सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स वर नॉट देयर, इट वाज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी 42वें संविधान संशोधन से आए, ठीक है। बिल्कुल सही है। जो प्रियम्बल है वो स्टेट करता है उन ऑब्जेक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये मदद करते हैं इन केस ऑफ इंटरप्रिटेशन इन दी आर्टिकल्स ऑफ दी आर्टिकल्स। जो भी आर्टिकल्स में दिया गया है उसके क्या मायने हो सकते हैं, अगर कभी वहां पर कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन आ रही है, उसको समझने में मदद करता है प्रियम्बल, ठीक है। चलिए, as per the constitution, a civil servant cannot be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. The all India services are controlled jointly by the central and state governments. Any disciplinary action against the officers of all India services can be taken by both central and state governments. कौन से आंसर सही होंगे यहाँ पर? कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। 1, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 2, 3। प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए एंड देन अटेम्प्ट कीजिए। तो द आंसर इज बी हियर, विच इज 1 and 2। पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल सर्वेंट्स को डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता किसी भी अथॉरिटी से जो सबॉर्डिनेट है टू दैट which he was appointed। जिस अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया उसे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी उसको डिसमिस भी नहीं कर सकती और रिमूव भी नहीं कर सकती है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज कंट्रोल किए जाते हैं जॉइंटली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है ये। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन जो है अगेंस्ट द ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी टेकन बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नो, इट इज ओनली टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज में रिक्रूटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? सबॉर्डिनेट अथॉरिटी नहीं कर सकती। तो स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट अथॉरिटी की तरह होती है, सेंट्रल की तो वो नहीं कर सकती, ठीक है। The Government of India celebrates 21st April every year as Civil Services Day. Consider the following statement regarding this. It was on this date that the Indian Covenanted Civil Services were created by the British. First Civil Services Day was celebrated in 1949 after the adoption of the Constitution. तो कौन सा statement यहाँ पर सही है? 1, 2, both, neither. Answer is D, neither. दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। सरकार ने शुरू किया है सेलिब्रेट करना 21 अप्रैल एज एवरी ईयर एज सिविल सर्विसेज डे
एज एन ओकेजन, ये ऐसा ओकेजन है जिस दिन जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको रीडायरेक्ट किया टू रीडायरेक्ट देमसेल्फ टू द कॉज ऑफ सिटीजंस एंड रिन्यू देयर कमिटमेंट्स टू द पब्लिक सर्विस एंड एक्सीलेंस इन वर्क। बेसिकली उनको याद दिलाने के लिए उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उनका काम है, क्या उनके कर्तव्य हैं। इस डेट को इसलिए चूज किया गया था कोमेमोरेट करने के लिए उस दिन जिस दिन पहले होम मिनिस्टर जो थे आजाद भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एड्रेस किया था सभी प्रोफेशनल्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के 1947 एट मेटकाफ हाउस इन दिल्ली। ही रेफर टू सिविल सर्वेंट एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, और उन्हें जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की संज्ञा दी थी। इसका जो पहला फंक्शन था वो हुआ था विज्ञान भवन में ऑन 21 अप्रैल 2006। ठीक है। Consider the following statement regarding the preamble. The British Constitution was the first to begin with the preamble. The preamble of Indian Constitution is based on the objective resolutions. It has been amended by only once by 44th Amendment Act. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। Which of them is correct? तो आंसर इज ओनली बी इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। दोनों ही दो स्टेटमेंट गलत है, पहली और तीसरी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया है। ब्रिटिश नहीं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जहां से भी विच बिगैन विद द प्रियम्बल। हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल वी हैव टेकन इट फ्रॉम अमेरिका, लेकिन द कंटेंट जो हमारा प्रियम्बल इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज प्रेजेंटेड बाय पंडित जी ऑन 13th December 1946 इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 में सर्वसहमति से। ठीक है। एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, बिल्कुल सही, लेकिन 44वें से नहीं, इट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिससे 3 शब्दों को जोड़ा गया, विच आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। चलिए, द स्टेट शुड प्रोवाइड लीगल फ्री एड टू द पुअर इज अंडर प्रोविजन अंडर, कि जो राज्य है वो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड करेगा। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 14 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 39 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 21 एज इंटरप्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ द अबव। कौन से अनुच्छेद में फ्री लीगल एड की बात की गई है गरीबों को? तो इट इज आर्टिकल 39A of the Constitution of DPSP, which talks about providing free legal aid to the poor. In order to fulfill the dreams of Gandhiji, which of his ideas were included as directive principles? गांधी जी के जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए कौन से उनके विचारों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया गया, इंक्लूड किया गया है? टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, STs and other weaker section of the society, to organize village panchayats and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self government. इनमें से कौन से गांधी जी के विचार हैं जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सहूलियत के लिए हमने प्रिंसिपल्स 3 तरह से डिवाइड किए हुए हैं। एक तरह से है सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर कौन कौन से डायरेक्टिव्स आधारित है बताना है। सो द आंसर हियर इज बी, सारे के सारे, ऑल। गांधी जी ने प्रमोट विलेज पंचायत के बारे में बात की है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात की है, वॉलंटरी फॉर्मेशन के बारे में बात की है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात की है, SC, ST एंड बाकी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। टू मूव मैटर फ्रॉम कॉन्करेंट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट, इट रिक्वायर्स, किसी मैटर को कॉन्करेंट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में अगर शिफ्ट करना है तो उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? कैबिनेट रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, a consultation by the president from the governor of a majority of states, the consent of all state legislatures, राज्य सभा रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। सिंपल आंसर है, आंसर इज डी, राज्य सभा का रेजोल्यूशन लगेगा। ठीक है। शेड्यूल 7 में जो लिस्ट दी है उनमें से अगर कॉन्करेंट लिस्ट से हमें कोई लिस्ट को चेंज करना है, स्टेट लिस्ट में मैटर चेंज करना है, या स्टेट से कॉन्करेंट में या यूनियन से कॉन्करेंट में, जो उनकी शफलिंग होगी वो राज्यसभा के अप्रूवल से आवश्यक होगी, मतलब राज्यसभा से नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हो सकती है। राज्यसभा की ये एडिशनल स्पेशल पावर है अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, जो लोकसभा के पास नहीं है, राज्यसभा के पास प्रिविलेजेस है। The Rajya Sabha represents both the states and the UTs of the Indian Union. The representatives of states in Rajya Sabha are elected by the members of state legislative assemblies and councils. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 1, 2, both, neither. दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन को लेके? तो आंसर इज बी, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट कि राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है दोनों को, राज्य को और यूनियन टेरिटरीज को, भारत की यूनियन की, वहीं से तो मेंबर्स आते हैं राज्यसभा के इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के सदस्य हैं वो चुनकर भेजते हैं मेंबर्स को। ठीक है।
दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन गाइज। आरंभ बैच शुरू हो रहा है 30 तारीख से, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं अभी जाकर विद माई कोड एनडी लाइव 10। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट या 3 साल का कोर्स लेना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम, अभी ज्वाइन कर लीजिए। आपके एनसीईआरटी के साथ कंप्लीट कवरेज कराई जाएगी। आपको कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ साथ 3 अप्रैल से आपका ऑफलाइन बैच भी शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10 टू एनरोल and get the benefits with this subscription. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.